नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। मैं बराबर आपको वीडियो दे रहा हूँ, होम्योपैथी का भी, आयुर्वेदिक का भी, घरेलू भी, और वीडियो के अलावा भी आयुर्वेद के प्रति या होम्योपैथी के प्रति कुछ और बातें जो कहनी होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आज मैं फिर आपके सामने इसी सिलसिले में आया हूँ। आज मैं कोई दवा का नाम का वीडियो नहीं दूँगा, बल्कि आपको बताऊँगा कि आप जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं और कहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी इधर उधर की जो जानकारी है आजकल, मैं ये नहीं कि मेरा ही वीडियो देता हूँ, मुझे सभी के वीडियो जो होम्योपैथिक से हैं या आयुर्वेदिक से हैं सुनने पड़ते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो दवा का अंतिम नाम आखिर में बताएगा तो वीडियो पूरा सुनना पड़ता है। तो एक तो मेरा सबसे अनुरोध है, जितने भी डॉक्टर्स हैं होम्योपैथिक, मैं इसमें डॉक्टर विक्रम कीर्ति की पढ़ाई करता हूं कि वो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉम्बिनेशन का नाम लिखते हैं, और भी कुछ डॉक्टर लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि और जो डॉक्टर कई हैं जो वीडियो लोग सब्सक्राइब करें और उसको पूरा सुने, तो अंत में इससे इंतज़ार में लोग रहें कि भी दवाई का क्या नाम बताएगी, और फिर नाम ऐसे सामने आते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। एक डॉक्टर बालों का बता रहे थे, तो बाल बढ़ने की 2-3 दवाइयां हैं, तो शुरू से ही बता दो ना उसको। अब उसके 50 कारण बताने से क्या फ़ायदा। ये सभी आदमी जानते हैं कि कम समय में बाल जब आदमी के उड़ते हैं तो या तो कोई बड़ी बीमारी टाइफाइड की वजह से, या टेंशन की वजह से, या कोई रोग, बीपी, शुगर, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। बाल उड़ना और गंजी होना कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर के अंदर कोई मानसिक या स्वास्थ्य की कोई तकलीफ होने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जब तक आप मान लीजिए कोई की यहाँ से गंजी हो रही है और आप उसको इलाज दे रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप उससे पूछें कि भाई तुम्हारे और क्या क्या तकलीफ़ है, क्या क्या तुम सोचते हो, क्या नहीं। और बिना ये कुछ पूछे ही अगर आप कोई कॉम्बिनेशन दे देते हो, एसिड पास दे देते हो, जबरंडी दे दो, वो 4-5 दवाइयाँ मिलाई दी, तो काम तो एक दवा करेगी। तो दवाइयों की फैक्ट्रियों की चांदी है, दवाइयाँ ज़्यादा बिकेगी और रोगी का होगा नुकसान। मान लीजिए 6 दवाइयाँ मिला के दी गई है। अधिकतर कॉम्बिनेशन जो बनते हैं घुटनों के, इनके ही बनते हैं, या कोई भी चीज़ का मान लो। अब 6 दवाइयाँ दी है, मान लो वात व्याधि, घुटना या पेट या गठिया कोई दर्द है, तो उसमें ब्राइनिया भी शामिल कर दी, रस्टॉक्स कर दी, रूटा कर दी, साइलिसिया कर दी, नपीतुली एक सारंगी है 5-6 दवाइयों की, वो कर दी गई लो, तो उनमें से एक दवा अपना काम करेगी और रोगी को रिलीफ मिलेगा। रोगी कहेगा ये डॉक्टर बहुत जोड़ रहा है, इसने दवाइयाँ दी, मेरे को फ़ायदा है। तो वो डॉक्टर उसको फिर 10-12 दिन ख़त्म होने के बाद का अभी आप 1 महीना लेते जाओ, तो वो अपने हिसाब से फिर चलाते रहते हैं। तो ये तरीका नहीं होम्योपैथी का, और ये तरीका भी आज के वक्त में माकूल नहीं बैठता कि एक रोगी से 2 घंटे तक लक्षण लेकर के फिर दवा दी जाए, ये भी नहीं बैठता।
मैं दोनों ही बात बताऊंगा। डॉक्टरों की भी व्यवस्था है। इतने रोगी आते हैं कि वो इतना समय नहीं दे सकते, कॉम्बिनेशन का सहारा लेते हैं, कोई गलत बात नहीं। और जो बड़ी फार्मेसियाँ, रेकवेग, एडल और भी कई फार्मेसियाँ, एसबीएल वगैरह, तो ये पेटेंट बहुत बनाने लग गए, तो इनके भी फौबारे हो गए। और पेटेंट डॉक्टर देता है, जैसे पथरी का है तो इसमें 2-3 दवाइयाँ करनी पड़ती है, और एक क्लेरेस्टोन ऐसे बोल के पेटेंट है एसबीएल का, तो वो खाने से पथरी निकल जाती है। तो आयुर्वेद के अंदर जो बीमारियां हैं वो वात, कफ और पित्त के ऊपर निर्भर करती है। होम्योपैथिक में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस पर निर्भर करती है, लेकिन न तो कोई सोरा दोष देखते हैं, न कोई साइकोसिस देखते हैं, और दवाई दे देते हैं 5-6। तो उनके अंदर कोई सोरा को दूर करने वाली है, कोई साइकोसिस को है, यानी कि तीनों दोषों में से उनमें दवाइयाँ हैं, इसलिए वो लाभ हो जाता है। भगवान की दया से होम्योपैथिक चल रही है। आयुर्वेद देखा जाए तो बहुत ही कठिन है, और अगर इसको आप ऐसे लें कि मेरे को रोगी ठीक करना है तो बहुत सरल है। सरल ऐसे हैं कि आयुर्वेद के अंदर, होम्योपैथिक में महात्मा लिख गए भी सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस को जाने बगैर दवा मत दो। अब वो उनकी इच्छा है, जो करे। अभी मैं आयुर्वेद पे बोलता हूँ। आयुर्वेद के अंदर भी जो वैद्य हैं, और मान लीजिए कोई एसिडिटी का ही रोगी जाता है इलाज कराने, तो इसमें मुक्ता पिष्टि देना जरूरी होता है, और परवाल पिष्टि देना जरूरी होता है। ये दोनों दवाइयाँ पित्त को दूर करने के लिए ठंडी तासीर की है। अब इनके साथ में वो कामदूदा रस भी मिला देते हैं, वो भी ठंडा है, और एक आध और भी छोटी मोटी अकीक पिष्टि, ये जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो मिला करके कॉम्बिनेशन, कभी एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम को। तो दुकानदार अपना शहद बेचने के लिए वो शहद का शीशा वहीं रख देता है, यहाँ आके मार खा गए। डॉक्टर का मुंह बंद रहता है। दवाइयाँ बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी पैकिंग हुई है, और वो शहद दे दिया तो क्या भाई इसमें चाट लो दोनों टाइम एक एक पुड़िया। तो शहद भी त्रिदोष नाशक होता है, इसलिए वो कोई हानि तो नहीं करेगा, लेकिन अनुपान शहद का रखा है और पित्त कुपित्त है, तो शहद की थोड़ी तासीर, उसकी जाति वो थोड़ी देखनी चाहिए। वो थोड़ा सा हल्का सा किंचित मात्र गर्म होता है। उसकी जगह जब ये कॉम्बिनेशन ठंडा कर दिया बिल्कुल ही, तो वो दवा भाई मक्खन के साथ सुबह शाम ले लो, तो मक्खन आदमी कहाँ से लाएगा? तो इसके बहुत रास्ते हैं। मिल्क के साथ ले लो, चिल्ड मिल्क के साथ ले लो, 1 कप फ्रिज में रखा हुआ गाय का दूध या जैसा भी दूध है उससे लो, तो अनुपान बन गया दूध का, मक्खन का। और जहाँ ये दोनों चीज़ें ही उपलब्ध नहीं है, तो पित्त का रोगी किसको अनुपान में वो पूड़िया ले? तो ऐसी स्थिति के अंदर आयुर्वेद भरा पड़ा है। अनार का रस की आपको दाढ़ीमा आंवले के नाम से बोतल मिलेगी आयुर्वेद की दुकान से। आप दाढ़ीमा आंवले की एक बोतल ले आवें और कटोरी के अंदर पुड़िया डालें, और उसमें शहद की तरह वो डालें लिक्विड, अनार का रस, और उसको चाट जाएं।
इसी तरह है और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें आती है आयुर्वेद के अंदर। कुछ नहीं तो गुलकंद, अरे ये गुलकंद तो हर पान की दुकान पे ही मिलेगा, आपको थोड़ा अच्छा लाना है तो बात अलग है। तो गुलकंद में उसको लपेट के और खाओ। वो नहीं तो आंवले का मुरब्बा, उसको गुट्टे करके उसमें पाउडर को लगा लगा के आप खाओ। वो दवा लाभ करती है तत्काल। और ये शहद में मिला के सुबह शाम देते हैं ना, तो उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो आयुर्वेदाचार्य को ये समझना चाहिए कि इसका रोग पित्त का है या वात का है या किसका है। तो होम्योपैथिक वालों को जिनके शरीर में दर्द है, उसको सोरासिप्ली साइकोसिस अगर पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, तो उसको वात का पित्त, यानी कि आयुर्वेदिक वालों को भी होम्योपैथिक समझना जरूरी है और होम्योपैथिक वालों को भी आयुर्वेदिक में थोड़ा बहुत समझना बहुत आवश्यक होता है। तो होम्योपैथिक में त्रिदोषनाशक सबसे पहले दवा सल्फर उसको दे करके रवाना करो कि भाई 3 दिन बाद आके बताना, तो लक्षणों में परिवर्तन आ जाएगा। फिर रोगी जो लक्षण बताएगा उस पर दवाई दो। ऐसा करते नहीं हैं। वात व्याधि की दवा देते हैं, चाहे गठिया हो या टांगे दुखे, गर्दन दुखे, कोई मतलब नहीं। जहाँ शरीर में दर्द, वो दांत का भी हो सकता है, गर्दन का भी हो सकता है। तो उसके लिए जाते ही कॉम्बिनेशन देना रस्तक ब्राइनिया और रूटा वगैरह का गलत चीज़ है। रोगी से इतना तो पूछ लेना चाहिए कि तेरे घुटनों में है तकलीफ, कहाँ घुटनों में, कितने समय से हैं, कि बहुत समय से हैं। और आगे मत बढ़ो, कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले उसको मेडोरोहिनम की 1 ml एक खुराक दे दें आप, क्योंकि उसके शरीर के अंदर वात रोग का प्रवेश हो गया, उस वजह से उसके वायु कुपित होकर के दर्द पैदा करती है। तो मेडोरिनम नोसोड की तरह है, एक तरह से नोसोड है। उसको देने के बाद जब वो वापस आए 2-3 दिन बाद, तब आप चाहे उसको कॉम्बिनेशन दो, चाहे 2 दवाई दो, 1 दो, वो उस रोगी को फायदा करेगी। इसी तरह जो दवाई आप दे रहे हो, तो उस दवाई के अंदर गर्म से आराम मिलना, हलचल से आराम मिलना, या हलचल करते ही तकलीफ होना, ये 2-4 जो लक्षण हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपने कॉम्बिनेशन के अंदर हरकत से आराम मिलता है तो रस्टक्स भी दे दिया, हरकत से तकलीफ़ होती है तो ब्राइनिया दे दिया, कोई यहाँ हाथ कलाई में दर्द है तो रूटा चिपका दिया, कहीं कास्टिकम दौड़ दिया। इस तरह से जो चिकित्सा होती है तो इसमें रोगी का पैसा अधिक खर्च होता है और फालतू की दवाइयाँ उसकी बॉडी के अंदर जाती है। और यही हाल आयुर्वेद में हो रहा है। मान लीजिए एसिडिटी का रोगी है, तो उसको मोती के पिष्टी नहीं देना चाहिए, क्योंकि 400-500 रुपये की 1 ग्राम आती है। उसको सबसे पहले उसको विपत्ति का चूर्ण 25 ग्राम, मुक्ता सुक्ति पिष्टी बहुत ठंडी होती है, बहुत सस्ती होती है, ये 10 ग्राम, अकीक पिष्टी 10 ग्राम और परवाल पिष्टी 5 ग्राम, बस वो हो गया 25-30 ग्राम विपत्ति का चूर्ण। सबका मिक्स करके खाना खाने के बाद तुरंत शीतल जल से दोनों टाइम लें। उतना ही काम करेगी जो हजारों रुपए की मुक्ता पिष्टी काम करती है और रोगी को आराम मिलेगा।
और उसको अनुपान, एक तो एसिडिटी के अंदर अनुपान या तो दूध का होता है या मक्खन का होता है या मलाई का होता है या गुलकंद का होता है या अनार के रस का होता है, इस तरह की चीज़ों का होता है। लेकिन अब कोई दवा अपने को खाना खाते ही देनी है, क्योंकि उसकी रोगी की तकलीफ़ खाना खाते ही होती है और उसको वहीं का वहीं दबाना है। तो खाना खाने के बाद मक्खन के साथ या कोई चीज़ के साथ दवा लेना उचित नहीं। वहाँ भगवान की प्रसादी शीतल जल, जो त्रिदोष नाशक, क्या सारे संसार के दोषों को नाश करने वाला होता है ना। तो जल में कोई दोष नहीं होता, तो वो खाना खाते ही जल से ले। और प्रकोप कम है तो सुबह और रात को एक एक पुड़िया वो मक्खन से मलाई से चाटें। और जहाँ खाते ही तकलीफ बढ़ती है, डकारें आती है, जलन होती है गले में, वो होता है, ये होता है, पहले ही ले लो। और सामने पानी रहता है शीतल, उससे ले लो। इस तरह से जो चिकित्सा करेंगे चिकित्सक, वात कफ पित्त को समझ करके अब पित्त का रोगी है और उसको वात को दूर करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग दवा अगर दे दी आयुर्वेद में, तो वो रोगी की हालत ख़राब भी हो जाती है। होम्योपैथिक में फिर भी अगर कोई गलत दवा लग गई और निरोग आदमी है या, तो वो इतना नुकसान नहीं करेगी, वो निष्क्रिय होकर हल्का सा किक लगाएगी जिसको रोगी महसूस नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब, तीनों दोषों को मद्देनज़र रखते हुए आयुर्वेद हो तो वात कफ पित्त और होम्योपैथिक हो तो सोरा सिप्ली साइकोसिस, इन तीनों दोषों को ध्यान में रखिए कि मेरा रोगी कौन से उसके अंदर है, तब इलाज करना चाहिए।